Hello friends, welcome back to the channel. This is the last part of electricity. In this video, we will discuss about electric power. So far we have already completed the three lectures of this electricity. तो अगर वो किसी ने नहीं देखे हैं तो उस या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके क्लिक कर लें या फिर आई बटन पे उस पर क्लिक करके आप प्रीवियस पार्ट्स को देख सकते हैं. इलेक्ट्रिक पावर से डायरेक्टली जो है क्वेश्चंस एज इट इज आ जाते हैं और ये काफ़ी सिंपल है, बस फॉर्मूले का थोड़ा सा समझने वाली चीज़ है फॉर्मूले से. तो फॉर्मूले पे डायरेक्ट ही इस पर क्वेश्चंस नॉर्मली आते हैं, तो वो तमाम चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे. लेकिन उससे पहले ये कहना है कि अगर आप लोग इंडो इस्लामिक की प्रिपरेशन के लिए चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल को हमारे ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे हम रेगुलरली जो है इंडो इस्लामिक की क्विज चलती रहती है. तो उसमें आपको एक दिन पहले ही आपको टॉपिक बता दिया जाता है और ठीक उसके 24 घंटे बाद जो है लगभग डेली 7 बजे इंडो इस्लामिक से रिलेटेड हम क्वेश्चंस को क्विज फॉर्मेट में देते हैं. तो उससे काफ़ी आपकी हेल्प होगी. ठीक है, तो उसमें तमाम चीज़ें हम कवर कर लेते हैं, चाहे वो 10 साल के पेपर हो, चाहे लेटेस्ट टॉपिक हैं जो करंट जो उसका जो आपका सिलेबस है, तमाम चीज़ें से इंक्लूड करके वो क्विज बनाई जाती है. तो वो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी. ठीक है, तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं सीधा. देखिए, इलेक्ट्रिक पावर जो है कभी कभी डायरेक्टली जो है आपके एग्जाम के अंदर जो है ये एज इट इज इसकी डेफिनेशंस भी पूछी जाती है. ठीक है, तो उसकी डेफिनेशंस मैं यहाँ लिखी हुई है, मैंने यहाँ लिख दी है. देखिए, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज पावर. रेट ऑफ डूइंग वर्क क्या कहलाता है? पावर. ठीक, इसको ऑल्सो ये भी बोलते हैं द रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी. ठीक है, ये जितना भी मैं आपको यहाँ समझा रहा हूँ, जो नोट्स लिखे हुए आपको लिखने की जरूरत नहीं है, मैं टेलीग्राम चैनल में आपको प्रोवाइड कर दूंगा इसको. ठीक है, लिखिए मत, सिर्फ समझ लीजिए, क्योंकि अगर लिखने में रहेंगे तो आप कंसेप्ट भूल जाएंगे. ठीक है, तो रेट ऑफ डूइंग वर्क क्या कहलाता है? पावर कहलाता है. ठीक, और दूसरी इसकी डेफिनेशन क्या है? द रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी. अब रेट का मतलब क्या होता है? कितनी तेजी से. ठीक है, नॉर्मली आप कहीं भी जाते हैं मार्केट में या कोई भी चीज़ लेते हैं तो आप ये पूछते हैं क्या रेट चल रहा है. क्या रेट का मतलब ये भाई कैसा आप चल रहा है, कभी कम होता है कभी ज़्यादा होता है. ठीक है, तो रेट का मतलब वही चीज़ है. ठीक है, ठीक है, तो देखिए पावर का पहला फॉर्मूला है P इजिकल टू वी आई. ठीक, P इजिकल टू वी आई, इसको ध्यान रखिएगा. इन्हीं फॉर्मूले पे क्वेश्चंस टोटली पूछे जाते हैं. अब V को हम I इंटू आर रखेंगे तो ये निकल कर आ जाएगा I स्क्वायर इंटू आर. ठीक है, और R को हम V बाई आई कर देंगे तो ये V स्क्वायर बाई आर बन जाएगा ओम्स लॉ से. ठीक है, तो ये पावर के फॉर्मूले हैं, V इंटू, ये फॉर्मूले याद रखिएगा. ठीक है, पावर का दूसरा फॉर्मूला जो है इस डेफिनेशन के हिसाब से ये है रेट ऑफ डूइंग वर्क. ठीक है, मैं पूरा डिटेल में डिस्क्रिप्शन नहीं दे रहा हूं यहाँ पे, उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि एंट्रेंस की बात कर रहे हैं तो ऑलरेडी मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपने जो है थोड़ा बहुत तो पढ़ रखा है. हमारा एम जो है सिर्फ वो चीज़ देखना है जो एंट्रेंस में हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल रहे. ठीक है, और किसी को अगर इसकी डिटेल चीज़ जाननी होगी तो मैं सेपरेट वाइज जो है इसकी चैप्टर वाइज सीरीज में इसकी जल्दी चालू करूंगा एंट्रेंस के बाद. ठीक है, तो पावर का फॉर्मूला क्या है? V इजिकल टू आई. आई देखिए, आई शुरुआत इसके फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया था. आई क्या होता है? रेट ऑफ वो चार्ज पर यूनिट ऑफ टाइम. ठीक है, तो ये वही चीज है. आई को हम ऐसे भी लिख सकते हैं. ठीक है, देखिए Q बाई टी को हमने आई लिख दिया, तो P इजिकल टू वी आई, ये इस तरीके से निकल कर आया है. ठीक है, उसके बाद इसका यहां से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन मैंने यहाँ ये छूट गया था तो मैंने यहाँ लिख दिया. हीट का जो फॉर्म होता है, हीट एनर्जी जो होता है, ये कहाँ से आया निकल के? ये वो चीज है जब आप करंट प्रोड्यूस करते हैं, जब करंट किसी बॉडी कंडक्टर में फ्लो करता है तो हीट जनरेट करता है. ठीक है, तो वहां से ये हीट फॉर्म निकल के आई है फॉर्मूला V इंटू आई इंटू टी. इस पे भी डायरेक्ट फॉर्मूले पे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं. ठीक है, और इसी तरीके से अगर V को आई आर कर दें हम, I इंटू आर ओम्स लॉ से, तो ये बन जाता है I स्क्वायर इंटू आर टी. यही आपका जूस लॉ ऑफ हीटिंग है. ठीक है, जूस लॉ ऑफ हीटिंग है. ये मैं सेपरेट आपकी जो है डिटेल में चैप्टर वाइज सीरीज कराऊंगा, तो वहां पे टोटल इसको अच्छे से इसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा. तो यहाँ जो है टू द पॉइंट हम बात करेंगे. ठीक है, क्योंकि टाइम तो ज्यादा रह नहीं गया है. उसके बाद जो क्वेश्चन बनते हैं जो एग्जाम में, कभी कभी आपसे पूछ लेगा SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, वो क्या होती है? वाट. ये होती है SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज वाट. ठीक है, लेकिन वाट जो होती है वो काफी छोटी यूनिट होती है, तो नॉर्मली हम इसको किलो वाट में बोलते हैं. ठीक है, वो अभी आगे समझा देंगे. ठीक है, अब इसको डिफाइन किससे किया गया? इट इज द पावर कंज्यूम बाय अ डिवाइस that carries a 1 ampere of current when operated at a potential difference of 1 volt. देखिए, अब ये इतने सारी चीज समझ में नहीं आ रही होंगी तो फॉर्मूले समझ लिए. 1 वाट को हम कैसे कहेंगे? जब 1 वोल्ट
1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस हो और करंट कितना फ्लो कर रहा हो 1 एम्पियर का, ठीक है। तो वॉट जो है इसकी जो कहते हैं इसको वॉट को पोटेंशियल इनटू एम्पियर, ठीक, पोटेंशियल इनटू एम्पियर। तो ये जो है वॉट में की यूनिट कहलाती है, ठीक है। कभी कभी जो है इसी रिलेशन पे देखिए, ये तो नहीं पूछेगा आपसे 1 वोल्ट कितना है, 1 वोल्ट कितना है, ये सब चीजें तो बहुत पुरानी हो चुकी है। यूनिट पूछ सकता है आपसे हाँ, इन फॉर्मूले को आपसे जरूर पूछ लेगा। मान लीजिए पूछ लेगा कि कौन सी रिलेशन पावर की है या नहीं है। तो ये देखिए कई सारी चीजें हैं, अगर एक चीज आपको ध्यान है तो आप उसी में जो है थोड़ा बहुत चेंज कर आके आप उस फॉर्मूले को डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको जो हमारी व्हाट्सएप पे टेस्ट सीरीज चल रही है उसमें आपको जो है सेट करके जरूर देंगे, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाए। और शायद मैंने कुछ नीचे जो क्वेश्चन रख रखे हैं उसमें भी आपको मिल जाएगा इस टाइप के क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। इलेक्ट्रिक एनर्जी इज द प्रोडक्ट ऑफ पावर इनटू टाइम एंड द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इज वॉट आवर। देखिए ये बात किसकी कर रहा है? इलेक्ट्रिक एनर्जी वो जो आपके घर में लाइट जो जलती है उसकी बात कर रहा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी जो होती है वो होता है पावर इनटू टाइम। इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या है? पावर इनटू टाइम। और पावर इनटू टाइम को, पावर की यूनिट कितनी होती है? वाट, और टाइम हमने घंटे के हिसाब से लेते हैं, ठीक है। आप अपना मीटर देखिएगा तो उस पर आपको दिख जाएगा किलोवाट आवर लिखा हुआ दिख जाएगा। तो किलोवाट की अभी बताता हूं आपको, किलो क्यों लिखा, वाट इंटू आवर क्या है? वाट इंटू आवर, ठीक है। यूनिट इलेक्ट्रिक एनर्जी की ये होती है, लेकिन वाट जो है काफी छोटी यूनिट है, तो इस वजह से हम इसको किलोवाट में करते हैं, ठीक है। तो वाट से जब हम किलोवाट में ले जाएंगे इसको 1000 से डिवाइड कर दीजिएगा तो ये बन जाएगी किलोवाट आवर। तो किलोवाट आवर में हम मेंशन करते हैं जनरली अपने जो आपकी होम जो आपकी जो बिजली लगी होती है, मीटर्स वगैरह लिखे होते हैं, तो उसको जो उस पर जो यूनिट लिखी होगी वो वाटेज, ये वाट नहीं लिखा होगा, वहां पे किलोवाट आवर ही लिखा होगा। इस पे काफी क्वेश्चन बनते हैं और ये काफी अच्छा है, ठीक है। इस पे क्वेश्चन भी हमने कराया, दिख जाएगा आपको नीचे अभी। 1 वाट आवर इज द एनर्जी कंज्यूम्ड व्हेन 1 वाट ऑफ पावर इज यूज फॉर 1 आवर। क्या मतलब हुआ? देखिए आपके घर में जब वो आता है, जब आप कहते हैं कि कितनी यूनिट चली, वो यही चीज डिफाइन कर रहा है। 1 वाट जो है, 1 वाट आवर का मतलब है जब 1 वाट ऑफ पावर 1 घंटे तक यूज होगी तब उसको हम कहते हैं 1 वाट आवर, ठीक है, ठीक है। अब कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी का, कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो आपके घरों में होती है, देखिए अभी वाट आवर की हमने बात करी थी इलेक्ट्रिक एनर्जी, लेकिन कमर्शियली जो घरों में इस्तेमाल होती है, जैसे मैंने आपको बताया कि किलोवाट में होता है, तो वो उसको कमर्शियल यूनिट बोला जाता है। तो कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है किलोवाट आवर, ठीक है। वो वाट आवर में नहीं लिखा होती है, किलोवाट आवर में उसको बोला जाता है, ठीक है। तो इसको समझ लीजिए। देखिए 1 किलोवाट आवर कितना है? 1 किलोवाट आवर होता है, जब वाट से किलोवाट में जाएंगे तो 1000 से डिवाइड करेंगे, लेकिन जब किलोवाट से वाट में जाएंगे तो इस चीज को समझ लिए। 1 किलोवाट आवर का मतलब होता है 1000 वाट इंटू आवर। आवर, एक आवर में कितने सेकंड होते हैं? 3600, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3.6 इंटू 10⁻⁴ वाट सेकंड, ये है ना, ये वाट इंटू सेकंड, ठीक। और ये वाट सेकंड जो ही है इसको जूल कह देते हैं, क्योंकि एनर्जी की बात कर रहा है ना, कंजम्प्टिव यूज ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट क्या होती है? जूल, ठीक है। तो वाट इंटू सेकंड जूल कहलाता है, ठीक। इतना ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल, ठीक है। कभी इसमें चेंज कर सकता है, ये लिख देगा वाट सेकंड लिख देगा, ठीक है, या तो कुछ और कर सकता है चेंजेस, ये इस फिगर को चेंज कर सकता है। अब ये यहाँ पे 10⁻⁶ है, अगर मैं इसको ये लिख देता हूँ 36 इंटू 10⁵ जूल, तो भी जो है इसमें क्या कहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये बात वही है, ठीक है। ये यहां से अगर आप देखें, देखिए ये 10⁻³ है और ये कितना है? 10⁻² है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं ना, 36 इंटू 10⁻⁵, देखिए वही बात है, ठीक है। तो दोनों का मतलब यही है। तो इसमें थोड़ा सा डेसिमल में आगे पीछे हो सकता है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। काफी अच्छे क्वेश्चन हैं ये, ठीक है। कंसेप्ट पे आप ध्यान दीजिए, कंसेप्ट पे अगर आप ध्यान देंगे तो सवाल गलत होने के चांसेस ना के बराबर होते हैं। लेकिन बच्चे क्या कहते हैं, फॉर्मूला रटा और करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो उस तरीके से नहीं करना, फॉर्मूला तो रटना, लेकिन पहले कंसेप्ट को आप समझ लीजिए। एन इलेक्ट्रिक आयरन कंज्यूम्स एनर्जी एट अ रेट ऑफ 840 वाट व्हेन हीटिंग इज एट मैक्सिमम रेट। अब देखो क्या बोला इसने, यहाँ ये बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक आयरन जो है, यानी जो प्रेस जो होती है, जैसे आप कपड़ों पे करते हैं, वो कंज्यूम करती है 840 वाट
जब उसको मैक्सिमम रेट पे हीट किया जाता है, मैक्सिमम रेट पे हीट किया जाता है, तब उस पर 840 वाट होती है, और 360 वाट तब लगता है जब उसको मिनिमम रेट पे करते हैं। ठीक, और वोल्टेज कितना है, 220 वोल्ट है। तो व्हाट आर द करंट एंड द रेजिस्टेंस इन ईच केस, दोनों में करंट और रेजिस्टेंस बताना है आपको। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब जैसे कि हमने आपको बताया कि पावर, यहाँ पावर दे रखा है, पावर दे रखा है 840 वाट, पहला केस हम ले रहे हैं यहाँ पे, और पोटेंशियल तो दोनों ही केस में 220 वो है। तो करंट पूछ रहा है, तो पावर का फॉर्मूला क्या कितना होता है, V इंटू आई। पावर का फॉर्मूला यहाँ पे यहाँ रख दिया 840, और V यहाँ से 220 से इसको डिवाइड कर दीजिए, तो मेरा निकल कर आई आ जाएगा। आई कितना निकल के आ जाएगा, यहाँ पे लगभग आ जाएगा 3.82 एम्पियर। ठीक है, अब जब एम्पियर आपके पास आ गया, तो एक रिलेशन आपने पढ़ी थी ओम्स लॉ वाली, V इज इक्वल टू आई इंटू आर होता है। तो रेजिस्टेंस यहाँ पे पूछ रहा है, तो रेजिस्टेंस तो ये 220 है, डिवाइडेड बाई आई से आप डिवाइड कर दीजिए, 3.82 से डिवाइड करेंगे तो नियर अबाउट 57.6 ओम आ जाएगा ये। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत आते हैं। सेकंड पार्ट इसका देख लीजिए, पावर इज इक्वल टू V इंटू आई। पावर कितनी है यहाँ पे, 360। ठीक, और इसको 220 से आप डिवाइड कर दीजिए, तो हमारे पास इस केस में करंट आ जाएगा, यहाँ पे निकल के करंट आ जाएगा आपको 1.64 एम्पियर। ठीक, उसके बाद आपको रेजिस्टेंस निकलना है, तो रेजिस्टेंस हो जाएगा V बाई आई। तो V यहाँ पे है ये 220, और I कितना निकल के आया, 1.64 से डिवाइड कर दीजिए इसको, तो रेजिस्टेंस हमारा निकल कर आ जाएगा इसमें 134.15 ओम। ठीक है, ये आपका रेजिस्टेंस निकल जाएगा। अब इसमें गौर करने वाली बात क्या देखिए, क्वेश्चन तो मैंने एनसीईआरटी से लिया है, दिस क्वेश्चन हैज बीन टेकन फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक दैट इज एनसीईआरटी। ठीक है, लेकिन काफी इजी क्वेश्चन है, कंसेप्ट क्लियर करेंगे, इजी क्वेश्चन है, लेकिन इसमें एक चीज और आप अगर गौर करने वाली बात है कि दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस जो है 220 वोल्ट था। ठीक है, तो यहाँ पे कभी कभी एक रिलेशन वाइज भी, जरूरी नहीं है कि एग्जामिनर आपको ये वैल्यूज पे ही क्वेश्चन दे। ठीक है, वो जो है रिलेशंस पे ही आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो अगर आप गौर करें कि यहाँ जब करंट कितना था 3.82, तो हमारा रेजिस्टेंस कितना आया था 57, और करंट हमारा कितना था 1.64, तो हमारा रेजिस्टेंस कितना आया 1.34। इसका मतलब क्या है, ये मैं बार बार पहले भी आपको समझा चुका हूं कि पावर इज इक्वल टू, कहाँ गया, हाँ, पावर आई इज इक्वल टू पी बाई वी। ठीक है, यहां से देख लीजिए एक चीज कि जब ये इसी से रिलेटेड है, ठीक है, आर एक रिलेशन ये हो गई, इस पे भी क्वेश्चन बनते हैं। देखिए रिलेशन पे किस तरीके से बनते हैं वो चीज समझ लिए, V अपॉन आई। ठीक है, अब आप देखिए कि यहाँ पे ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, पहले भी मैं आपको समझा चुका था कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जो डिनोमिनेटर का मतलब होता है ये आगे नीचे, तो अगर ये बढ़ेगा आई तो ये घटेगा, और जब आई घटेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो वही चीज यहाँ पे देखिए, जब आई हमारा 3.82 था तो हमारा रेजिस्टेंस 57 पॉइंट आया, और जब हमारा आई जो 1.64 था तो हमारा रेजिस्टेंस बढ़ गया। तो इस कंसेप्ट पे ध्यान रखिएगा, जनरली रिलेशन पे ही आप देख के क्वेश्चंस को टिक कर सकते हैं। ठीक है, मेरा अब सिर्फ इस चीज को समझाने का मतलब यहाँ पे यही था। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। 100 जूल ऑफ हीट इज प्रोड्यूस इन ईच सेकंड। क्या कह रहा है, ईच सेकंड। देखिए लैंग्वेज को भी समझिए, इन ईच सेकंड का मतलब है हर सेकंड में 100 जूल ऑफ हीट इज प्रोड्यूस हो रही है इन अ 4 ओम रेजिस्टेंस। देन फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रजिस्टर। क्या निकाल रहा है इसमें, पूछा क्या, देखिए हीट दे दिया 100 जूल, और रेजिस्टेंस आपको दे दिया है 4 ओम, और टाइम आपको दे दिया है 1 सेकेंड। ठीक है, तो निकलवा क्या रहा, रेजिस्टेंस। तो आपका फॉर्मूला आपको पता है, हीट का जूल्स ऑफ हीटिंग क्या होती है, I स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। ठीक है, तो यहां से सिर्फ रेजिस्टेंस की बात कर रहा है, डायरेक्ट क्वेश्चन था ये, तो इसमें कोई वो नहीं है। 100 डिवाइडेड बाई आई कितना है आपका 1, आई क्या पूछा है इसमें, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस। ओके, ठीक है, रेजिस्टेंस दे रखा है, ये यहाँ नहीं है, या आई स्क्वायर हमको निकालना होगा यहाँ से पहले, तो यहाँ आ गया 4 इंटू 1 सेकेंड। ठीक है, ये आप करेंगे तो 25 हो जाएगा। अब करंट जब इसका रूट निकालेंगे तो आई आ जाएगा हमारे पास 5 एम्पियर। ठीक है, आई जब 5 एम्पियर आ गया, निकलवा क्या रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो आपको पता है V इज इक्वल टू आई आर होता है, तो आई आपके पास पता है। अब पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहा है, तो ये 5 इंटू रेजिस्टेंस कितना 4, तो कितना हो जाएगा 20 वोल्ट आंसर। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन डायरेक्टली आते हैं एंट्रेंस में। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। काफी छोटा है, ये आ चुका है क्वेश्चन। एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड टू 220 वोल्ट जनरेटर, द करंट इज इतना, देन फाइंड द पावर। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए पावर का फॉर्मूला आपको बताया था, V
इंटू आई है, तो पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है, ठीक है, 220 वोल्ट, और आई दे रखा है 0.5, तो पावर यहां से निकल कर कितनी आ जाएगी, आप हाफ कर दीजिएगा, ये क्या है, इसको आप ऐसे कर दीजिए, इसका मतलब है 1/2 से करेंगे तो 110 वाट आ जाएगी। ठीक है, सीधा क्वेश्चन था। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन जो है इसका, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसका कंसेप्ट समझ लीजिए तो आपके घर की जो बिजली आ रही है, आप उसकी यूनिट बिल देखिएगा, बिल से आप समझ जाएंगे। अगर इस क्वेश्चन को आपने देख लिया, अपने घर का बिल देखिएगा और फिर आप कैलकुलेट कीजिएगा, ठीक है, किस हिसाब से आती है। ये कुछ चीज़ इंटरेस्टिंग है, ये आप लोगों को जाननी चाहिए। ठीक है, जो नॉर्मल डेज में काफ़ी हेल्पफुल होती हैं। घर में बिजली का बिल आ जाता है, लेकिन आप लोग जो है, क्यों साइंस के स्टूडेंट, तो एटलीस्ट ये चीज़ें जाननी चाहिए, लेकिन देख के आप समझ नहीं पाते हैं, अरे कैसे आ रहा होगा, पापा जानेंगे। ठीक है, तो वो चीज़ नहीं, आप लोगों को भी आनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए क्या बोल रहा है ये, एन इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर, कोई फ्रिज है जिस पर रेटेड 400 वाट। अब देखिए रेटेड का मतलब ये होता है, रेटेड का मतलब होता है कोई भी इलेक्ट्रिक एप्लायंसेस आप ले लीजिए, उस पर मार्किंग होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई बल्ब देखेंगे तो बल्ब पे भी लिखा होता है 100 वोल्ट, 220 वोल्ट, इस तरीके से चीज लिखी होती है। ये जो लिखा हुआ है यही मतलब है रेटेड। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा, रेटेड का मतलब होता है उसमें मार्किंग। तो 400 वाट ऑपरेट्स 8 आवर्स पर डे, यानी एक दिन में 8 घंटे चलता है। देन व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ एनर्जी। अब देखिए वही चीज है, एनर्जी, कॉस्ट ऑफ एनर्जी का मतलब ये बिजली की पूछ रहा है, टू ऑपरेट फॉर 30 डेज। और अगर ये 30 दिन के चलेगा, यानी एक महीने चलेगा, तो एट द रेट ऑफ 3 रुपए पर किलोवाट आवर के हिसाब से कितनी कॉस्टिंग आएगी। ठीक है, तो काफी सिंपल क्वेश्चन है ये। पावर का फॉर्मूला आपको पर क्या बताया था, पावर का फॉर्मूला आपको बताया था देखिए पावर का फॉर्मूला आपको हमने बताया था, जस्ट अ मिनट, एक मिनट क्वेश्चन को देख लें एक मिनट फिर से। एन इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ एनर्जी, जस्ट अ मिनट, एक मिनट। ठीक है, इसको पहले यहां से उसको लिंक कर लीजिए, यहीं से मैं इसको समझा देता हूं, अभी क्वेश्चन कर लेंगे। क्या चीज हमने समझाई थी, किलोवाट आवर कितना होता है, किलोवाट आवर होता है, क्योंकि कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी की रेट पूछा है ना, तो वो किस में वो पूछते हैं, आपका वाट इंटू सेकेंड, किलोवाट आवर। तो किलोवाट आवर में उसको पहले आप कन्वर्ट कर दीजिए। ठीक है, तो किलोवाट आवर में कैसे कन्वर्ट करेंगे ये देख लीजिए। तो किलोवाट आवर में इसको 1 किलोवाट नहीं, इसको किलोवाट आवर में निकालिए। ठीक है, तो किलोवाट आवर में निकल के आ जाएगा, वाट तो दे रखा है 400 वाट इंटू 8 आवर्स पर डे, और टोटल कितनी बात कर रहा है 30 डेज की। तो जब इसे आप मल्टीप्लाई करेंगे 4 8 32 एंड 3 हो जाएगा 96,000। तो अब ये कितना आ जाएगा, ये आया निकल के आपका वाट आवर में। ठीक है, तो अब इसे जब किलोवाट आवर में आप इसे कन्वर्ट करेंगे, तो मैंने पहले भी बताया था 1000 से डिवाइड कर दीजिएगा, तो ये कितना आ जाएगा 96 किलोवाट आवर में। ये आपकी एक जो है कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी को इस यूनिट में कन्वर्ट करते हैं, तो ये आपके पास आ गया 96 किलोवाट आवर। ठीक, अब जब 96 किलोवाट आवर उसमें हम एक महीने में यूज करेंगे, तो कॉस्ट ऑफ एनर्जी कितनी आ जाएगी, कॉस्ट ऑफ एनर्जी कितनी आएगी एट द रेट ऑफ 3, ठीक है, पर किलोवाट आवर। तो इसको आप 96 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, यू विल गेट ₹288। ठीक है, इतना आ जाएगा, तो 288 रुपए एक महीने में इतना खर्चा आएगा आपका निकल के। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कुछ चीजें हैं इंपॉर्टेंट, इसमें से डायरेक्टली जो है क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। जितने क्वेश्चंस कराने थे उतने सफिशिएंट है, बाकी आपकी टेस्ट सीरीज में चलते रहेंगे। ठीक है, तो मैंने ये नोट्स के फॉर्मेट में बना दिया, जितना हाईलाइट कर दिया ये इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इतना ये एंट्रेंस में आता ही रहता है। अब इसका मतलब क्या है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ हीट इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया था कि जब इसका मतलब ये है कि जब करंट पास करता है किसी कंडक्टर के अंदर से, तो उसमें हीट प्रोड्यूस होती है। अब ये आपने एप्लियंसेस ऐसे बहुत सारे देखे होंगे, जैसे आपके घर में ब्रेड बनती है, टोस्टर होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक ओवन है, हीट करते हैं ना, करंट से वो चल किससे रहा है, बिजली से चल रहा है, लेकिन प्रोड्यूस क्या कर रहा है, हीट कर रहा है। ठीक है, तो ये सब जो एप्लियंसेस हैं किस पे डिपेंड करते हैं, ये उस पे जो है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, यही चीज पे डिपेंड करते हैं कि करंट पास होगा तो वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट
हो जाता है। ठीक है, दिस इज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। इसको सेपरेट मैं वीडियो में डिटेल में डिस्कस करूंगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे समझने वाली चीजें इतनी है कि जब भी किसी चीज से करंट पास होता है तो उसमें हीट प्रोड्यूस होती है और उसी को जो है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग भी बोला जाता है। ठीक है, अच्छा, अब इसमें ये याद रखने वाली चीजें क्या है कि जब ये है द इलेक्ट्रिक हीट, मैं एक बार इसको रीड कर देता हूं। द इलेक्ट्रिक हीटिंग इज ऑल्सो यूज टू प्रोड्यूस लाइट लाइक इन इलेक्ट्रिक बल्ब। हेयर इज द फिलामेंट must retain as much of heat generated as is possible so that it gets very hot and emits light. It must not melt at such high temperature. इसका मतलब क्या है, देखिए कोई भी अब जब हीटिंग डिवाइसेस तो आप यूज कर रहे हैं तो लेकिन उसमें आप कौन सा डिवाइस यूज करेंगे कि आप मान लीजिए करंट बहुत ज्यादा प्रोड्यूस कर दिया, ठीक है, तो जल जाएगा। ठीक है, तो बल्ब का अगर हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, बल्ब में आपने देखा होगा एक ये बल्ब है, इसके अंदर जो है ऐसे कुछ आपने तार देखा होगा जिसको हम फिलामेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको फिलामेंट बोलते हैं। तो ये जो है जब करंट प्रोड्यूस करता है ये इसको रेजिस्ट भी करता है। देखिए साफ साफ लिखा हुआ, हियर द फिलामेंट मस्ट रिटेन एज मच ऑफ हीट जनरेटेड इज पॉसिबल। तो जितनी रेजिस्ट का मतलब क्या है? रिटेन। यहां पर मैं वो गलत बोल दिया है, रिटेन। रिटेन मतलब उसको रोकता है। ठीक है, हीट एनर्जी एज इज पॉसिबल, जितना मैक्सिमम है वो उसको रिटेन करेगा, रोकेगा। ठीक है, सो दैट इट गेट्स वेरी हॉट, वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है और लाइट इमिट कर देता है। ठीक है, और इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो आपका जो फिलामेंट यूज हुआ है इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है ये काफी ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि अगर कम मेल्टिंग पॉइंट पे हुआ तो खुद ही जल जाएगा। ठीक है, तो नॉर्मली जो बल्ब के अंदर यूज होता है वो टंगस्टन यूज होता है। ये आपके एंट्रेंस में पूछा जाता है, लेकिन आज तक ये नहीं पूछा गया, तो इसको ध्यान रख लीजिएगा। मेल्टिंग पॉइंट इसका कितना होता है? 3380 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। उसके बाद ये तो इंपॉर्टेंट चीज हो गई, ज्यादातर पूछी जाती है, लेकिन आज तक ये भी एक चीज नहीं पूछी गई है कि बल्ब के अंदर कौन कौन सी गैसेज होती हैं, तो वो आप चीजें देख लीजिए। लेकिन एक बार इसको रीड कर लेते हैं। द फिलामेंट शुड बी थर्मली आइसोलेटेड एज मच एज पॉसिबल यूजिंग इंसुलेटिंग सपोर्ट। इंसुलेटिंग सपोर्ट भी होती है। आप बल्ब को देखिएगा स्ट्रक्चर, आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, इंसुलेशन सपोर्ट का मतलब है हीट बाहर न फेंके, लाइट इमिट करता है लेकिन हीट वहीं, अगर हीट फेंकने लगा वो तो दिक्कत हो जाएगी। अगर 100 वाट का ले लिया, वो हीट सारी डेवलप जो है बाहर फेंकने लगा तो फिर आप कमरे में बैठ ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो हीट इंसुलेटिंग डिवाइस का मतलब है हीट को वो रिटेन करता है। ठीक है, लेकिन लाइट इमिट करता है। ठीक, लेकिन बल्ब को छू के देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, हाथ जल जाएगा, गर्म होता है काफी। ठीक है, बल्ब के अंदर जो है यूजुअली देखिए इतना ध्यान रखिएगा, इनएक्टिव ये नाइट्रोजन एंड आर्गन गैस होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आज तक नहीं पूछा गया लेकिन पूछा जा सकता है। ठीक है, ये क्यों यूज किया जाता है? उसकी लाइफ को बढ़ाने के लिए, टू प्रोलॉन्ग द लाइफ ऑफ फिलामेंट, टंगस्टन की लाइफ बढ़ाने के लिए। तो इस पोर्शन में ये काफी इंपॉर्टेंट चीज थी। अनदर मोस्ट एग्जाम्पल जो है जो पूछा नहीं गया है लेकिन आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इसको भी आप देख लीजिएगा। अनदर कॉमन एप्लीकेशन ऑफ जूल्स ऑफ हीटिंग जो है वो है फ्यूज। फ्यूज, हर ऐसा कोई इलेक्ट्रिक एप्लायंसेस नहीं है जिसके अंदर फ्यूज नहीं हो। ठीक है, फ्यूज का इस्तेमाल जरूर होता है। ठीक है, अब वो फ्यूज डिपेंड करता है, वेरी करता है कि कितना उसके अंदर करंट पास हो रहा है। ठीक है, उसको अभी हम देखेंगे। फ्यूज क्या करता है? ये सर्किट को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, बाय स्टॉपिंग द हाई वोल्टेज, अनड्यूली हाई इलेक्ट्रिक, मतलब ये जो अनएक्सपेक्टेडली कभी ज्यादा करंट आ जाता है ना, देखा होगा कि बल्ब फूक जाता है, कभी ये चीज फूक जाती है, वो अनएक्सपेक्टेडली जो है बहुत ज्यादा करंट जो है पास हो जाता है। तो फ्यूज अगर नहीं होगा तो आपकी एप्लायंसेज इलेक्ट्रिक एप्लायंसेज वो फूक जाएंगे। ठीक है, तो फ्यूज का काम जो है वो यही है कि उसको प्रोटेक्ट करता है सर्किट को हाई अनड्यूलेटिंग इलेक्ट्रिक करंट से। ठीक है, अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि फ्यूज इज ऑलवेज, देखिए मैंने इसको रेड में हाईलाइट कर रखा है, फ्यूज इज ऑलवेज प्लेस्ड इन सीरीज विद द डिवाइस। जो भी डिवाइस होगा उसके सीरीज में लगा होगा, पैरेलल में नहीं लगा होगा, ध्यान रखिएगा। एमीटर में लगता है सीरीज में, वोल्ट मीटर पैरेलल में लगता है, ये सब चीज आपको बताती थी। यहां से ध्यान रख लीजिए कि फ्यूज हमेशा सीरीज में लगेगा। ठीक है, अब फ्यूज है क्या? आपने घर में देखा होगा कटआउट वगैरह में, तो इस तरीके से ये लगा होगा और यहाँ पे जो है आपके वायर्स लगे होते हैं। ये बेसिकली प्रोक्लेन होती है, प्रोक्लेन मटेरियल होता है, ये वायर होता है। वायर कौन कौन से होते हैं? ये या तो कोई मेटलिक वायर होगा या फिर एलॉय होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। ज्यादातर एल्युमिनियम, कॉपर, आयरन इस तरीके से ये यूज होते हैं। मैंने यहाँ सब लिखा हुआ है, आपको कुछ जो है लिखने की जरूरत नहीं है, सब चीज मैंने यहाँ लिख दी है। इट इज अ पीस ऑफ वायर। व्हाट इज अ फ्यूज? इट इज अ पीस ऑफ वायर मेड अप ऑफ मेटल और एन एलॉय। मेटल भी हो सकता है, देखिए ये छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं कि फ्यूज वायर जो है मेटल भी हो सकता है, एलॉय भी हो सकता है, ऑफ एप्रोप्रिएट मेल्टिंग पॉइंट, यानी
उसका खुद का ही एक अप्रोप्रिएट मेल्टिंग पॉइंट होगा। फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन एंड लेड, दीज आर द एग्जाम्पल्स विच आर नॉर्मली यूज इन केस ऑफ फ्यूज। ठीक है, अब यहां से देख लीजिए, इस चीज को समझ लीजिए कि फ्यूज का मतलब जैसे मैंने बताया सर्किट को प्रोटेक्ट करता है। तो कैसे प्रोटेक्ट करता है, अगर ज्यादा करंट पास कर जाएगा उसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू से तो वो फ्यूज हो जाएगा, मतलब उड़ जाएगा। उड़ जाएगा का मतलब फ्यूज खराब हो जाएगा, लेकिन आपके एप्लायंसेस जो है वो सेफर रहेंगे। ठीक है, तो वही चीज यहां लिखी हुई है, इफ अ करंट लार्जर देन द स्पेसिफाइड वैल्यू। अब ये स्पेसिफाइड वैल्यू क्या अभी समझाएंगे। थ्रू द सर्किट द टेम्परेचर ऑफ द फ्यूज वायर इंक्रीज, टेम्परेचर बढ़ जाता है, दिस मेल्ट द फ्यूज वायर एंड ब्रेक द सर्किट। क्या मतलब हुआ, यही चीज समझाइए कि वो जब करंट बहुत ज्यादा पास होता है तो उसका टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता है और वो मेल्ट कर जाता है, यानी मेल्ट कर जाएगा तो वो सर्किट को ब्रेक कर देता है, तो करंट आगे फ्लो ही नहीं करता। इस वजह से आपके इलेक्ट्रिक एप्लायंसेस हैं जो बच जाते हैं। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज है यहां पे मैंने समझा दी, वही चीज को मैंने हाईलाइट कर रखा है। द फ्यूज वायर जो होता है नॉर्मली जो कार्ट्रिज होता है प्रोक्लेन का, ये पूछा जा सकता है कि कौन सा मटेरियल का होता है, प्रोक्लेन का होता है। ठीक है, और सिमिलर मेटल, और इसी से सिमिलर, इसी के जैसे दूसरे मेटल से भी, लेकिन प्रोक्लेन ध्यान रखिएगा आएगा एग्जाम में तो यही पूछा जाएगा। ठीक है, फ्यूज यूज्ड इन डोमेस्टिक पर्पस, जो घरों में यूज इस्तेमाल होते हैं वो ये यूज होते हैं इतने एम्पियर्स का। ठीक है, एक चीज ये भी ध्यान रखिए कि फ्यूज की जो यूनिट है वो एम्पियर है। ठीक, क्योंकि वो करंट को, क्या बोला था कि हाई एंडुलेटिंग करंट को प्रोटेक्ट करता है, तो उसकी यूनिट क्या होगी, एम्पियर होगी। तो जो घर में जो नॉर्मली हम एप्लायंसेस यूज करते हैं उसमें ये होते हैं। फर्स्ट एम्पियर जो है 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 5 एम्पियर और 10 एम्पियर एक्सेट्रा, तो ये ज्यादातर यही यूज होते हैं। ठीक है, और फॉर एग्जाम्पल अब मैं बात करता हूं कि कैसे वो ब्रेक करेगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आपके पास कोई प्रेस है। ठीक है, आपके पास कोई प्रेस है और वो जो है आपकी 1 किलोवाट की जो है इलेक्ट्रिक पावर जो है वो 220 वोल्ट्स पर कंज्यूम करती है। ठीक है, तो करंट कितना आएगा यहां से, करंट कितना, अगर हम यहां से करंट निकालें तो आई कितना होगा, पावर का फॉर्मूला क्या बताया था, V इंटू आई। अब ये P है, ये V है, पावर का फॉर्मूला क्या बताया था, P इज इक्वल टू V इंटू आई, यही बताया था। तो यहां से आई निकालिए तो पावर तो दे रखा है, 1 किलोवाट को मैं 1000 वो कर देता हूं तो ये वाट आ गया। ठीक है, और पोटेंशियल से इसको 220 वोल्ट से इसको डिवाइड कर देंगे, तो इसको डिवाइड करेंगे निकल के, तो यहां पे हमारा नियर अबाउट आ जाएगा 4.54 एम्पियर। ठीक है, अब नियर अबाउट देखिए 4.54 एम्पियर आ गया, यानी कि अब कभी भी किसी रेटिंग अप्लायंस पे इस तरीके से नहीं लिखा होगा पॉइंट में। ठीक है, तो वो राउंड ऑफ कर देते हैं, तो 4.5 है, इसको मान लीजिए अप्रोक्सीमेटली 5 एम्पियर, यानी कि उसके अंदर उस जो है प्रेस के अंदर जो फ्यूज लगेगा वो मैक्सिमम इतने का लगेगा। अब इससे ज्यादा, फॉर एग्जांपल जैसे ही 5 से ऊपर चला जाएगा, 5.5 हो जाएगा, तो फट से जो है वो जो चीज है वो मेल्ट हो जाएगा और आपके जो है इलेक्ट्रिक अप्लायंस जो है आपकी सेफ हो जाएगी। ठीक है, और इससे नीचे नीचे रहता है तो आपकी अप्लायंसेस जो है वो सेफ रहेंगी। ठीक है, तो इसको जो है ये कंसेप्ट आपके आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब ये है आप लोगों के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन, जैसे कि हर वीडियो में आपके पास रहते हैं। इस टाइप पे मैं ऑलरेडी मैं इसको सॉल्व यहाँ पे नहीं करा रहा हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी टेस्ट सीरीज में इसको क्वेश्चंस में दे चुका हूँ। ये जस्ट फॉर द प्रैक्टिस है और यू हैव टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस एंड आंसर मी इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है, और आपके जो कमेंट आप जो लोग करते हैं इससे ये मुझे थोड़ा सा जो है काफी सपोर्ट मिलता है, और जो है लाइक जरूर करें वीडियो को। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, आप देख लीजिए। देखिए, जो शुरुआत में मैंने आपसे बोला था कि पावर को जो है रिलेशन पूछ ली जाती है, कि अब ये पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, तो पावर आपको शुरुआत में मैंने फॉर्मूले बता दिए था, उनसे देख के आप इसमें टिक करके मुझे आंसर बताइए कमेंट सेक्शन में। तो ये 4 क्वेश्चन हैं आप लोगों के लिए, इनको सॉल्व करके आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसके आंसर कीजिएगा। ठीक है, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। इस तरह की वीडियोस मैं फर्दर बनाता रहूँगा। आई होप आप लोग को भी पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।